हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर अध्याय 5, जिसमें हम लोग जीवन की मौलिक इकाई यानी कि जो सेल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम पूरा सेल के बारे में एक एक चीज़ कैसे ढूंढी गई, कहाँ से क्या हुआ, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, खाने हैं, जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। वृक्ष की तने की जो छाल होती है उससे ये प्राप्त किया जाता है कॉर्क। ठीक है, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। उन्होंने खुद से जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था उससे इन्होंने देखा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। सेल यानी कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो ये मधुमक्खी का छत्ता जैसे हेक्सागोनल होता है, 6 उसकी भुजाएं होती हैं, उसी तरीके से कॉर्क में ये जो संरचना है वह देखी गई। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। एकक यानी कि वही खाने या सेल होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। तो आइए कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग है कि सजीव किससे बने होते हैं। तो इसे हम क्रियाकलाप के आधार पर देखेंगे। इसके लिए हमें क्या लेना होगा कि प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो और चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल जो सतह है उसकी ओर अवतल सतह की जो भीतरी जो उसकी सतह होगी ना उससे झिल्ली उतार सकते हैं। प्याज में आपने देखा होगा कि उसकी पतली पतली झिल्लियाँ निकल सकती हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले जो वॉच ग्लास होता है, वॉच ग्लास में पानी भरा हो और उसमें रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करें, तो अब दूसरे में देखिए, एक कांच की स्लाइड लें, इस पर पानी की एक बूंद डालें। अब वॉच ग्लास में रखी जो झिल्ली है उसके एक छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रखें। ये ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो और एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। मतलब कि अगर आपके पास पेंट ब्रश है तो पेंट ब्रश से आप जो है ये स्लाइड पे रख सकते हैं झिल्ली को। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन की डालें, ठीक है, और इसे कवर कर दें। तो सेफ्रामाइन की जो है बूंद डाल करके इसे कवर कर देना है और फिर जो स्लिप होती है कवर स्लिप उससे ढक देना है। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें कि जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले ना आने पाए। वायु के बुलबुले अगर आ जाएंगे तो सूक्ष्मदर्शी में देखने में जो है मतलब कि कठिनाई होगी। और अपने अध्यापक से सहायता ले लें कवर स्लिप से कवर करने के लिए। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले और उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो यहाँ पे देखिए एक जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, इसी से ही देखेंगे। तो अब यहाँ पे है कि जब आप देखेंगे तो आपने क्या देखा, क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज़ पर खींच सकते हैं? क्या यहाँ पे जो चित्र में जैसी संरचना दिखाई यहाँ पे जो जैसी दिखाई गई है क्या ऐसी ही संरचना दिखाई देगी? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी हेक्सागोनल शेप में ये कोशिकाएं पूरी सेल हैं। ठीक है, और बीच में जो ब्लैक डॉट जैसे दिख रहा है वो क्या है? केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो ये हो गया ये प्याज की जो झिल्ली है उसकी जो छोटी सी हिस्से की यहाँ पे संरचना दिखाई गई थी। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे और हम क्या देखते हैं, क्या ये सब एक समान संरचनाओं को मतलब कि सब में क्या एक समान संरचनाएं देखने को मिलती हैं या फिर अलग अलग? तो अब हमें यहाँ पे देखना है, नेक्स्ट हेडिंग है ये जो संरचनाएं हैं वो हैं क्या। तो ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर के एक बड़ी संरचना यानी शल्ककंद बनाते हैं जिसे हम प्याज कहते हैं। ठीक है, यही जो संरचना हम लोग ने देखी इसी को ही जब हम लोग जहाँ का भी हम पोर्शन लेंगे ऐसी ही संरचना दिखाई देंगी। प्याज की बात की जा रही है और यही सारी संरचनाएं जो हैं वो संयुक्त होकर के एक शल्ककंद बनाती हैं जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान हैं और प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। यानी कि प्याज जो है वो चाहे जिस भी आकार की हो, प्याज की झिल्ली की जो अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो सब एक ही जैसी हैं। ठीक है, तो उसके प्याज के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। ठीक है, तो ये जो शल्ककंद यानी जो प्याज है उसकी ये जो संरचनाएं हैं वो क्या है? मूलभूत इकाई हैं।
इन संरचनाओं को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से ही बनते हैं, इसलिए कोशिकाओं को मूलभूत इकाई कहा जाता है। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वो खुद ही एक जो है कोशिका होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका और ये पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे, मतलब कहने का है जब आवर्धक लेंस की खोज हो गई उसके बाद और फिर उसके बाद सूक्ष्मदर्शी की जो है उसका आविष्कार जो है संभव हो गया, पूरी तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो माइक्रोस्कोप है वो बन करके तैयार हो गया, तो उससे सेल के और महीन स्ट्रक्चर को देखना आसान हो गया। तो इससे ये चीज़ जो है क्लियर हो गई कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मात्र एक ही कोशिका के बने होते हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। इन सब की जो है जो सेल होती हैं वो एक ही सेल के बने होते हैं। अब इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं इनमें एक ही सेल होती है, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं इनमें कई सारी सेल्स मिल करके जो है अलग अलग प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको संपन्न करके विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण है जैसे कि फंजाई यानी कवक है, पादप है, जंतु है, तो ये सब क्या है? बहुकोशिकीय हैं। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? तो आपने यहाँ पे जो देखिए इसके अलावा भी बहुत से एक कोशिकीय जीव हैं, तो उनके बारे में भी हम जो अपर क्लासेज है इसमें डिस्कस करेंगे। प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। जो बहुकोशिक जीव हैं उनकी जो शुरुआत हुई है वो भी एक ही सेल से हुई है। कोशिकाएं कैसे? कोशिकाएं जो है वो विभाजित होकर के अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। यानी बहुकोशिकीय जीव जो है इतनी सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं, उनकी शुरुआत भी एक ही कोशिका से हुई है और ये कोशिकाएं आपस में विभाजित होकर के जो है एक पूरा बहुकोशिकीय जीव तैयार करती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कोशिका का सबसे पहला ये जो पैराग्राफ, ये पूरा जो ब्लॉक है ना, ये इसमें हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते जाइएगा कि कोशिका का सबसे पहला पता, सबसे पहली बार जो कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। उसने कोशिका को, इसमें क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का सबसे पहला पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। नीचे क्वेश्चन जो होगा उसमें यही रहेगा कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। और इसकी बात कैसे की? तो कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। उन्होंने खुद का बनाया था ना सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद आते हैं लेवेनहॉक। लेवेनहॉक ने 1674 मतलब ये टाइमिंग है इनकी, ने सबसे पहले अत्यंत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र, जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई माइक्रोस्कोप की, तो तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। किसने? लेवेनहॉक ने। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो ये पूछा जाता है केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद आते हैं पुरकिंजे। इसमें पुरकुंज लिखा है लेकिन इनका नाम पुरकिंजे है। तो जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ यानी जीवद्रव का नाम दिया। जीवद्रव का जो नाम दिया है वो, और उनकी खोज और जीवद्रव का जो नाम दिया है वो जेई पुरकिंजे ने दिया है। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन और टी स्वान जो है इन्होंने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। कोशिका सिद्धांत की जो खोज की है वो किसने? एम स्लीडन और टी स्वान ने की है। तो इस सिद्धांत में था क्या? इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई। तो ये जो डिफिनेशन आती है ना कोशिका की, कि ये जो जीवन की जो है क्रियात्मक और संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई कौन है? सेल है, कोशिका है। तो इसकी जो इस सिद्धांत की खोज जो है वो क्या है यहाँ पे? एम स्लीडन और टी स्वान जो है इन्होंने खोज की थी। अब इसके बाद है विर्चो। 1855 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। तो विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में जब इलेक्ट्रॉन जो है सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जब खोज हो गई। अब यहाँ पे क्रियाकलाप के आधार पर हम यहाँ पे देखेंगे और चीज़ें, कि जैसे हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार की प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं।
उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब ये सारी चीज़ों की स्लाइड बन जाए उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके उत्तर देने। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं? तो जब हम स्लाइड बनाएंगे तभी हम इसका आंसर बता सकते हैं। उसके बाद क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? पादप के जो अलग अलग भाग हैं उनमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें कोई अंतर है, या हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम स्लाइड बनाएंगे तो उसमें हमें ये देखने को मिलेंगी। इसके बाद है कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर को देखो और ये मानव के शरीर में कुछ कोशिकाएं, अलग अलग मानव के शरीर में अलग अलग अंगों में कार्य करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें देखिए ये कितनी तरीके की जो है इसमें कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि चिकनी पेशी कोशिका यानी पेशियों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो इस तरीके की होती हैं। रुधिर कोशिकाएं इस तरीके की होती हैं। तंत्रिका कोशिका का यहाँ बीच में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर गायब है, ये इस तरीके की होती हैं। उसके बाद अंडाणु की कोशिका, अस्थि कोशिका, शुक्राणु की और वसा कोशिका, तो ये सारी जो है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कुछ विभिन्न कोशिकाएं उनका स्ट्रक्चर है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जैसे जैसे उनके काम होंगे उसी के आधार पर कोशिकाओं का स्ट्रक्चर होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय अमीबा, एक कोशिकीय जो अमीबा होता है वो अपनी जो स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। कुछ जीवों में कोशिकाओं का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। जैसे उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कोशिका का जो आकार होता है लगभग स्थिर होता है। तो तंत्रिका कोशिका का आकार यहाँ पे दिया गया है मनुष्यों में, जो कि स्थिर होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी जीवों का गुण है। ठीक है, ये जो मूलभूत कार्य करने की जो क्षमता है वो सभी जीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है इसे हम देखेंगे। हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में होता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। श्रम विभाजन का मतलब यहाँ पे हो गया कि अलग अलग जो अंग हैं वो अलग अलग उनको जो जो काम दिया गया है वो काम करेंगे। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, आमाशय भोजन का पाचन करता है, इसी प्रकार एक कोशिकीय में भी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। तो ये जो श्रम विभाजन में जो काम करने वाले जो मेन जो फंक्शन पूरा करने वाले जो कोशिकांग होते हैं वो हर सेल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो रोल होता है वो कोशिकांग का होता है। अब प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कि कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। तो यहाँ पे देखिए कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। जो कोशिकांग होते हैं उन्हीं के ही कारण जो है एक कोशिका जीवित रहती है, क्योंकि मेन काम तो कोशिकांग ही करते हैं। एक सेल एक ऐसे ले सकते हैं कि एक जो है एक टोकरी है, ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं बस मेन तो टोकरी, नहीं तो अदरवाइज वो टोकरी कैसी खाली रहेगी। तो मेन जो उसमें जो चीज़ें रखी हुई उन्हीं का ही तो महत्व होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कोशिकांग मिल करके एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिकांग ही मिल करके मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं। ये बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। अच्छा, अभी आपने देखा था कि मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं थी, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर था, लेकिन उनमें पाए जाने वाले जो कोशिकांग है वो सभी कोशिकाओं में एक ही जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिकांग सब में सिमिलर होते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि जो है उनका कार्य क्या है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, और वो किस जीव में पाई जा रही है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है उसे देखिए। पहला तो प्रश्न हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की। दूसरा देखिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, वो हम लोग ने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो ये दोनों हो गए। अब है कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। हमें यहाँ पे ये मेन चीज़ है जिसे हमें देखना है। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, जिनके बारे में अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। कोशिका कैसे संगठित होती है, कैसे वो पूरा जो है तैयार बनती है। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक न्यूक्लियस और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें मुख्यतः दिखाई देंगी। अब कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं। तो ये देखते हैं इन सभी गुणों के जो तीनों ही जो प्रॉपर्टीज दी गई इन सब के बारे में अलग अलग। सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों को देखेंगे। दोनों एक ही हैं। तो देखिए ये कोशिका की सबसे बाहरी परत जो कोशिका के घटकों को बाहरी आवरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है, कुछ को जाने देती है।
ये अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती हैं। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका में पदार्थ की गति कैसी होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, यहाँ पे अब हम ये देखेंगे, क्योंकि मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका वर्क यही होगा। तो देखिए, कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। विसरण प्रक्रिया को हम लोग ने जो है पिछले चैप्टर्स जो थे उनमें डिस्कस भी किया था बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, आने जाने का जो काम हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, विसरण विधि के द्वारा हो रहा है, डिफ्यूजन के द्वारा। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। डिफ्यूजन में यही तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो पदार्थों की जो गति होती है वो जो है कंसनट्रेटेड से जो है डाइल्यूट, मतलब उच्च सांद्रता से जो है कम सांद्र, इज जस्ट लाइक परफ्यूम। अगर परफ्यूम की जो शीशी है या इत्र वगैरह की जो भी है जिसमें जो है अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसे अगर हम रूम में छोड़ दें तो हम देखेंगे कि वो लिक्विड से वो पूरे रूम में उसकी महक थोड़ी देर में फैल जाएगी। ठीक है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इसमें मेनली फ्लो होता है। कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ, इसे ध्यान से समझिएगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक कोशिकीय अपशिष्ट है, कोशिका का एक अपशिष्ट ही तो है जिसका निष्कासन आवश्यक होता है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में एकत्र होती जाती है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। कोशिका के बाह्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से कम होती है। ठीक है, जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण, डिफ्यूजन शुरू हो जाता है और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो ऑक्सीजन भी बाहर से कोशिका में विसरण के द्वारा ही अंदर आ जाती है, क्योंकि अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तो कम है लेकिन बाहर ज़्यादा है। ठीक है, तो वो अंदर आ जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान किस विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा होता है। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल में भी ऐसे ही होता है। जैसे जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इसके द्वारा होती है तो उसे परासरण कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें जल का ये देखना है कि जल में जो परासरण की विधि जो है, जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जल का जो है आर पार होता है, मतलब कि उसमें जो अणुओं की जो गति होती है, ठीक है, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो इस मेथड को हम परासरण, ऑस्मोसिस कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। तो यानी कि जो वाटर में जब जहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज होने लग जाता है तो वहाँ पे यही जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे भी यही हो रहा है कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है। विसरण वाली ही डिफ्यूजन की ही प्रोसेस है, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की यूज होने की वजह से ये प्रोसेस चेंज होकर के क्या हो जाती है, थोड़ी और मॉडिफाइड हो जाती है और क्या कहलाती है, परासरण यानी ऑस्मोसिस कहलाती है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। तो इसके लिए हम कुछ जो यहाँ पे जो घटनाएं दी गई हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले यानी डाइल्यूट जो सोल्यूशन होता है माध्यम अर्थात जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम हो, ऐसा विलयन, जल की मात्रा ज़्यादा हो में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। क्योंकि अगर डाइल्यूट सोल्यूशन में हम जो है सेल को रखेंगे तो सेल के अंदर का मटेरियल जो है सांद्र होगा। ठीक है, तो जल जो होगा वो किस में चला जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को हम अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है इसके दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की जो मात्रा है वो कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार जो परिणाम होगा वो ये होगा कि जल कोशिका के अंदर गया और इससे कोशिका फूलने लगी। अगर शुद्ध परिणाम देखा जाए तो यही होगा कि जो है, क्योंकि जो कुछ जल है जो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कोशिका से भी बाहर आएगा, लेकिन शुद्ध परिणाम यही होगा कि जो बाहर से जो जल है वो किधर जा रहा है, कोशिका के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका क्या हुई, फूलने लग गई। तो ये हो गया यदि कोशिका को ऐसे माध्यम यानी विलयन में रखा जाए। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे जो है थोड़ी सी मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई है, उसे भी क्लियर कर लेंगे कि जो डिफ्यूज़न और परासरण वाली जो ऑस्मोसिस वाली जो प्रोसेस थी उसमें क्या था। तो तीनों को देख करके फिर इसको डिस्कस करेंगे। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में उपस्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो
तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। तो समपरासरी विलयन कैसा होता है, जिसमें जो कंसंट्रेशन होता है वो कोशिका का और बाहरी जो वातावरण यानी बाहरी जो जल है उनका दोनों का बराबर हो। ठीक है, तो इसमें जो आदान प्रदान फिर होएगा नहीं। तो इस ऐसे विलयन को हम समपरासरी विलयन कहते हैं। और इसमें होगा क्या कि जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल में जो मात्रा अंदर गई है उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल में कोई गति नहीं होती है, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। थर्ड वाले में क्या है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब बाहर का विलयन अब कंसंट्रेटेड है, तो ऐसे विलयन को हम अति परासरण दाबी विलयन कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है और जो मिस्टेक हुई थी इसको क्लियर कर लें कि देखिए जो डिफ्यूज़न का जो, हालांकि डिफ्यूज़न का जो परासरण ऑस्मोसिस है वो एक मॉडिफाइड उसकी जो प्रोसेस है, लेकिन डिफ्यूज़न में हो क्या रहा था कि जो कंसंट्रेटेड यानी सांद्र मटेरियल, जो सांद्र जो है उसकी जो स्थिति थी वहाँ से क्या था, कंसंट्रेटेड पोर्शन से डाइल्यूट पोर्शन की तरफ कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थों का आवागमन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड पोर्शन है, अधिक सांद्रता वाला जो पोर्शन है वहाँ पे कम सांद्रता वाला जा रहा है। ठीक है, कम सांद्रता वाला अधिक सांद्रता की तरफ जा रहा है और उसके बाद उसको जो है बैलेंस कर दे रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी अपोजिट हो रही है, हालांकि प्रोसेस वही है। ठीक है, पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि बाहर का देखिए बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो कोशिका के अंदर का जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन कम था, तो पानी जो है वो निकल करके बाहर वाले में चला गया और इससे क्या हुई, जो कोशिका है वो सिकुड़ जाएगी। तो परासरण इस प्रकार विसरण की ही एक विशिष्ट विधि है। अगर देखा जाए तो स्पेशल विधि विसरण की ही है। ठीक है, जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है और निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। तो बस इसमें एक चीज़ तो एक ये प्रोसेस हो जाएगी कि कम सांद्रता वाला जो है प्रोसेस वही, कम सांद्रता वाला जो सॉल्यूशन है वो फ्लो करेगा अधिक वाले की तरफ, और दूसरी चीज़ इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ होगा। अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसमें जो होगा उसमें हमें देखना है सबसे पहले अंडे से परासरण, क्योंकि यहाँ पे हम सेल का ले रहे हैं, तो सेल में अंडा सभी जानते हैं कि अंडा एक क्या है, कोशिका है। ठीक है, तो इसमें देखिए अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल करके उसके कवच को हटाओ। इसको हमें डाइल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल है, एसिड है, ठीक है, उसका कवच हटा करके वही उबले अंडे का उसमें रख देंगे। तो इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा, आप देखेंगे कि जैसे ही आप जो है इसको कवर को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी बाहर में एक पतली परत इसमें जो है रहती है, पतली झिल्ली रहती है, तो उसको लगे रहने दें। ठीक है, अब इसके बाद अब ये जो घेरे रहती है पतली झिल्ली, इसी को ही अंडे को शुद्ध जल में रखें और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करें। तो अब क्या करना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में या फिर जो है शुद्ध जल, मतलब उसमें रख करके अंडे का छिलका जो है उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो उसमें रख करके अंडे के छिलकों को हटाया गया और ऊपर जो उसकी झिल्ली है वो बनी रही। अब अंडे को शुद्ध जल में रखा, फिर 5 मिनट के बाद उसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं, दोनों ही सिचुएशन में रख करके उसका अवलोकन करिए। उसके बाद क्या होता है, अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। इसलिए अंडा क्या होता है, वो फूल जाता है क्योंकि परासरण के द्वारा जल जो है वो अंदर अंडे में चला जाता है। इसलिए क्योंकि देखिए जो जल है वो अंडे की अंदर की स्थिति के अकॉर्डिंग क्या है, डाइल्यूट उसका जो है मतलब कम सांद्रता वाला पोर्शन है। तो जाहिर सी बात है जो पानी है उसका जो है फ्लो किधर होएगा, जल का फ्लो अंडे के अंदर हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। अब क्या है, फिर से वही कवच रहित अंडा, सेम कंडीशन वाला, उसको जो है अब कहाँ रखना है, कंसंट्रेटेड विलयन, वो भी किसका, नमक का, यानी नमक की मात्रा उसमें बहुत घुली हो, उसको जो है इसमें रख दिया और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों, जल अंडे से नमक निकल करके नमक के विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। ठीक है, तो अंडे के अंदर उपस्थित जो जल है वो नमक के विलयन में आ जाता है। इस प्रकार का जो क्रियाकलाप है वो हम सूखी किशमिश या खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं, और यहाँ पे तो इनसे भी जो है क्रियाकलाप करके देख लेते हैं। तो देखिए, सूखी किशमिश अथवा खुबानी को लेकर के जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और आप निम्नलिखित में अंतर देखें। तो पहले जो है डाइल्यूट वाले में रखें, उसके बाद फिर कंसनट्रेटेड में रखें। तो देखिए पहले क्या होता है, जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके फूल गई। जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो जल को बाहर जो है मतलब निकल गया और वो सिकुड़ गई। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन हो गई। उसके बाद है एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा
अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो जल ग्रहण करने की जो प्रोसेस है वो एक कोशिकीय जीव हों या फिर जो है जो जलीय जीव होते हैं या अधिकांश पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो परासरण द्वारा ही जल ग्रहण करती हैं। पौधों के मूल द्वारा जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। ठीक है। अब इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो जल में भी होती है और गैसों में भी होती है। बस आपने ये देखा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की यूज होने की वजह से वो प्रोसेस क्या कहलाई, परासरण कहलाई, जो कि ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। जब इस तरीके का परिवहन होता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, वो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। और अब यहाँ पे देखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। तो देखिए कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन है वो क्या करता है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है कोशिका झिल्ली। ठीक है। ऐसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इंडोसाइटोसिस क्या होती है, ऐसे पूछा जाता है इंडोसाइटोसिस क्या होती है। तो इंडोसाइटोसिस में मेनली ये जो कोशिका झिल्ली होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लचीली होती है, जो कि एक कोशिकीय जीवों में इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी और इसमें बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण, बाह्य पर्यावरण से भोजन या फिर अन्य जितने पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण करने में सहायता होती है। उनको ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है वही इंडोसाइटोसिस होती है। अब ये अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है मतलब ग्रहण करता है। ठीक है। अब इसमें क्रियाकलाप में ये आपको खुद करना है कि विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें और इसके विषय में अपने अध्यापक से चर्चा करें। तो अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देख लिए। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका को कैसे अंदर बाहर आने जा मतलब कि कोशिका कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जो कोशिका के अंदर बाहर आने का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने देखा था, डिफ्यूजन की प्रोसेस और परासरण की। फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो हम लोग ने पूरा अच्छे से परासरण की जो विधि पढ़ी तो उसमें हम लोग ने पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। अब हमारी है नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आती है कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका, क्योंकि यही कोशिका भित्ति सेल वॉल ही जो होती है जो कि डिफरेंस करती है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। ठीक है। तो किसकी हानि होती है, परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक जितने पदार्थ होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इस घटना को ही हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ये पूछा जाता है जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वही पानी की कमी हो जाने की वजह से परासरण द्वारा पानी की हानि हो जाती है, सॉरी परासरण विधि के द्वारा जो पौधों में जो पानी की हानि हो जाती है उसके द्वारा जो है कोशिका झिल्ली जो होती है वो संकुचित सिकुड़ जाती है। तो ये घटना जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसमें हमें लेना क्या है, रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रख करके एक स्लाइड बनाओ। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्म मतलब कि जो हाई पावर वाले जो माइक्रोस्कोप है उससे हमें देखना है। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें जो हरा कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है। अब ये जो है इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालिए। जो स्लाइड है इसमें नमक या फिर शक्कर का सांद्र विलयन डालो और 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो और फिर बताइए कि क्या देखा। अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो। तो पहले क्या था कि पहले ऐसे ही रियो की पत्ती ले ली गई थी और उसमें ये सारी प्रोसेस की गई। उसके बाद अब दूसरी कंडीशन में रियो की पत्ती को कुछ मिनट तक के जल में उबाल दिया। इससे पत्ती की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। उबालने पर सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो मर जाती हैं। अब एक पत्ती को स्लाइड, अब उसी में से जो है पत्ती जो है उसको स्लाइड पर, पत्ती का कुछ पोर्शन स्लाइड पर रखेंगे
और उसे सूक्ष्मदर्शी में देखें। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। तो हम क्या देखेंगे, क्या अब जीवद्रव्य कुंचन उसमें दिखता है? क्योंकि देखिए पहली वाली प्रोसेस में क्या था, कंसंट्रेटेड मटेरियल डाला गया था, तो जाहिर सी बात है जीवद्रव्य का जो है जीवद्रव्य कुंचन होएगा, परासरण की विधि होएगी तो जो सेल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, तो दूसरी वाली में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए इस क्रियाकलाप से ये निष्कर्ष निकलता है कि इससे पता चलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। ठीक है, तो ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट वो यहाँ पे ये क्लियर करते हैं। कोशिका भित्ति पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन अल्पचाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है उसका ये काम होता है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, परासरण विधि द्वारा पानी जो है वो लेती है और कोशिका फूल जाती है। और जो है कोशिका जो है वो फूल जाती है कोशिका भित्ति के ऊपर। जब जाहिर सी बात है वो तो परासरण विधि द्वारा जल लेती जा रही है, लेकिन और जल लेकर के वो फूल रही है, तो फूलने के बाद वो क्या करेगी, भित्ति कोशिका भित्ति जो होती है इस पर प्रेशर डालेगी, उस पर दबाव डालेगी, तो कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका की तरह के समान ही जो है प्रतीत होगी। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। अगर देखा जाए तो कोशिका भित्ति के कारण जो सेल वॉल है उसी के कारण जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें जो ये परासरण विधि के द्वारा जो चेंजेस आते हैं और वो फूल जाती हैं, तो उनको वो जो है पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से उसको जो है संभाल सकती हैं। ठीक है, आसानी से इसको जो है वो सहन कर सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है केंद्रक। न्यूक्लियस क्या होता है? आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी और हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली थी। अच्छा, क्यों डाली थी? यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर। जब आप स्लाइड बनाएं तो इसको देखने की कोशिश करें। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई, यानी कि पूरी जो सेल है वो एक बराबर जो है वो रंगीन हो गई? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंगे प्रतीत होते हैं और कुछ कम रंगे प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन और मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये सेफ्रानिन और मेथिलीन ब्लू और आयोडीन ये सब क्या है, ये एक जो है मतलब एक पिगमेंट है। ठीक है, जो कि स्टेन करने के लिए स्टेनिंग पिगमेंट है। ठीक है, तो हमने प्याज की कोशिकाओं को देखा, तो आइए मतलब अब हम अपने शरीर की ली गई कोशिकाओं को भी देखें। तो हमने देखा था प्याज की कोशिकाओं में एक जो है काला स्पॉट जैसा जो दिख रहा था वही क्या था, केंद्रक था। तो हम लोग ने इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस भी किया था। अब हम क्रियाकलाप के आधार पर देखेंगे। कांच की एक स्लाइड लो, उस पर एक बूंद पानी रखो, आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल की अंदर की जो खाल है इसको धीरे से खुरचो। क्या चम्मच पर कोई जो है वस्तु जैसी चिपक गई है? सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखो। इसे रंगने के लिए एक बूंद मेथिलीन ब्लू की डालिए और सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार करें। इस पर वही कवर स्लिप लगाना, मतलब कि इसको रखना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम क्या देखते हैं कि कोशिकाओं की आकृति कैसी है। उसके बाद इसकी आकृति को एक पेपर पर कागज पर बनाएं। जो जैसी आकृति हम देखेंगे उसके बाद उसको जो है एक पेपर पर बनाएंगे। क्या आप कोशिकाओं के मध्य एक गहरे रंग वाली गोलाकार अंडाकार डॉट की तरह की संरचना, बीच में कोशिकाओं के मध्य एक डॉट की जैसी संरचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज झिल्ली में भी थी? बिल्कुल ऐसे ही थी। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जब हम हाई पावर वाले जो माइक्रोस्कोप है उससे जो हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि केंद्रक की चारों ओर दोहरी परत पाई जा रही है। दोहरी परत का जो एक स्तर होता है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है। ये जो छिद्र होते हैं इसमें अंदर का जो है केंद्रक द्रव जो होता है, जो उसके अंदर का जो द्रव होता है वो जो है वो केंद्रक से बाहर जा सकता है। कोशिका द्रव के विषय में जो हम आगे जो है इसमें पढ़ेंगे, एक पोर्शन आएगा कोशिका द्रव से संबंधित। तो देखिए इसमें केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है जो माता पिता से डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। ये जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो अगली पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर होते हैं वो डीएनए में उपस्थित जो जीन होते हैं उनके द्वारा ही होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिकाओं के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। ठीक है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही हम क्या कहते हैं, जीन। यही जीन जो होते हैं वही ट्रांसफर होते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उससे ये डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के
तो ये जो डीएनए है वो क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। डीएनए में जो जीन है वो क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है ना, उसी के ही ये जो है जो डीएनए होते हैं वो बने होते हैं, तो उसी के रूप में ये उपस्थित रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं में एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब ये क्रोमोसोम्स में संगठित हो जाता है। यही जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है यही क्रोमोसोम्स यानी कि एक छड़ के आकार के स्ट्रक्चर्स बना लेता है। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में, जब कुछ जीव जो होते हैं उनमें कोशिकीय जनन होता है, इसमें केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर के दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। हाँ, यह जो कोशिका है उसके विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है। ये मतलब कि यही जो ये मेनली जो कोशिकाओं में जो विभाजन हो रहा है ना, उसमें जो ये जो पदार्थ होगा जो कि क्रोमोसोम से जो है कहलाएगा, तो यही जो ट्रांसफर होता है आधा इधर आधा उधर, तो यही कोशिका के विकास और उसके जो परिपक्व होने की जो कंडीशन है, मैच्योरेशन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं की को भी निर्देशित करता है। अब जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं इनमें केंद्रकीय जो एरिया होता है, वो क्षेत्र जो होता है वो इसलिए कम दिखाई देता है क्योंकि इसमें जो केंद्रक का जो मटेरियल होता है वो झिल्ली के द्वारा जो है कवर्ड नहीं रहता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। सिर्फ क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होता है, तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं उनको केंद्रकाय कहते हैं, यानी न्यूक्लियोलस कहते हैं। वही हमें दिखाई देता है मेनली। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वो कैसे जीव कहलाते हैं? ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। अब प्रो का जो है यहाँ पे उसको तोड़ दिया गया है कि प्रो यानी आदि यानी पुरानी, उसमें पूर्व की, और कैरियोटिक मीन्स होता है केंद्रक। ठीक है। तो यानी कि जो पहले की जो यानी प्रिमिटिव जो सेल होती है, यानी कि जब सेल की स्टार्टिंग हुई होगी, जीवन की जब स्टार्टिंग हुई होगी तो यहीं से ही हुई होगी। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक होते हैं, सॉरी द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। जो ये सेल ऑर्गेनेल के बारे में, कोशिकाओं के बारे में हम लोग जो अभी पढ़ेंगे, तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें और भी ऐसे जो कोशिकाएं होते हैं जिनमें उपस्थित नहीं होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंस भी पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो आपने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद कोशिकाओं के बारे में भी देख लिया। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह की संरचना के साथ होता है। तो प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका यानी थैले की तरह की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोट कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड होता है। तो देखिए ये क्लोरोफिल का भी डिफरेंस देखिए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का, कि जो है बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूकैरियोट होते हैं। ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो झिल्लीदार पुटिका, बस एक हल्की सी कवरिंग से ही कवर रहता है। ठीक है। जबकि जो प्लास्टिड जो यूकैरियोट होते हैं उनमें इन्हें क्लोरोफिल को प्लास्टिड कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि इनमें डबल लेयर्ड उनमें संरचना पाई जाती है, जैसे न्यूक्लियस में पाई जा रही थी। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास है प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया की। इसमें ये पूरी कोशिका भित्ति दिखाई गई है, सेल वॉल दिखाई गई है। सेल वॉल की वजह से ही इसको जो है पहले मतलब कि एनिमल में पढ़ा जाता था, फिर प्लांट में रख दिया गया। तो मतलब कि कन्फ्यूजन है इसमें, क्योंकि इसमें एनिमल के ही सारे गुण होते हैं और सेल वॉल का जो गुण है वो जो है प्लांट का हो जाएगा, और फिर इसमें जो है प्लास्ट भी उपस्थित होता है, प्लास्टिड भी होते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई, राइबोसोम आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा कोशिकाएं का अंदर का जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस का वो दिखाया जा रहा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कोशिका द्रव, जो हम यहाँ पे मेनली पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, इसे डिस्कस करते हैं। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक सेल में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव कहते हैं, और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ। देखिए ये जो पूरा क्षेत्र था इसमें बहुत हल्का धब्बा था। तो हमने ये देखा कि ये जो एक बड़ा क्षेत्र था जो कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था, इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। ठीक है। इसे ही कोशिका द्रव का, ये जो धब्बा जैसा स्ट्रक्चर था वो क्या था? कोशिका द्रव कहलाया, साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है, एक लिक्विड के फॉर्म में। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिन्हें कोशिका के अंगक कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स इन्हें कहते हैं।
प्रत्येक अंगक, प्रत्येक कोशिकांग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। अलग अलग जो है अलग अलग अंगों का अलग अलग जो है काम होता है। कोशिका द्रव्य तथा जो साइटोप्लाज्म है तथा केंद्रक दोनों को मिला करके जीव द्रव्य बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक जो सेल ऑर्गेनेल है, जो सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, वो झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी होते हैं। वास्तविक जो केंद्रक होता है वो भी होता है प्रोकैरियोट में, ठीक है, उसके अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ, ये हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, ठीक है, और जबकि यूकैरियोट में ये सब होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। अब अगर वायरस को पढ़ेंगे तो उससे ये जो जो प्लाज्मा झिल्ली की बात की जा रही है वो थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी कि जो वायरस है, वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। वायरस जो होता है इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए हमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि ये किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका को मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं करते। हम जानते हैं वायरस के बारे में। वायरस का क्या होता है, वायरस जब बाहर रहते हैं तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, वो बेकार होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं। और जैसे ही किसी जीवित प्राणी के अंदर जाते हैं तो यही जो वायरस होते हैं ये जीवित प्राणी की सेल में, मेनली अपने बॉडी के जो भी इनका प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें मेन उनका प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, अंदर डीएनए होता है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको जो सजीव होता है उसके अंदर बस ये ट्रांसफर कर देते हैं, सजीव की कोशिका के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद ये अपना गुणन करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये अपना प्रजनन करना जो है स्टार्ट करते हैं। तो यही यहाँ पे है कि वायरस जो होते हैं उनमें तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह जो है ये सब उपस्थित होती नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सजीवों के गुण भी इनमें उपस्थित नहीं होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जब इनमें नहीं होती हैं तभी भी ये जो है सजीव कैसे हैं, तो ये अभी हम लोग ने जैसे डिस्कस किया वही सारी चीज़ें इनमें होती हैं। तो इसीलिए ये जो वायरस होता है इसको सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं इनके आधार पर कि क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर हो सके। तो आइए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में ये अंतर है, तो ये क्वेश्चन में भी हेल्प कर देगा और इसमें जो चीज़ कमी हो रही है वो हम लोग पूरा करते हैं। पहला है आकार प्रायः छोटा, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनका आकार जो होता है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर। और यूकैरियोटिक जो होती हैं इनका जो आकार होता है वो प्रायः 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है, तो यूकैरियोटिक जो होती है इनमें सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है, इसमें सुस्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है ये एक चारों ओर से झिल्ली से घिरा नहीं, बस एक सिंपल सा बस एक हल्की, या यूँ कहें कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्लाज्मा जो इसका जो है द्रव होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, उसी में ही तैरता रहता है, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें क्रोमोसोम सिर्फ एक होता है, और जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें 1 से अधिक होता है। चौथा दिया गया है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक इसमें अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोट में, और इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अब हम आगे देखेंगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो कोशिका अंगक जो होते हैं वो क्या होते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। हर एक जितने भी कोशिका अंगक होते हैं या कोशिका के चारों ओर कोशिका अंगक खास करके वो जो है चारों ओर से अपनी झिल्ली, उन सब में अपनी अपनी झिल्ली पाई जाती है ताकि उसमें उपस्थित जो पदार्थ है वो बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं जिनमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। यानी कि जो है बहुकोशिक जो जीव होते हैं उनकी जो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं उनको मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है, उपापचयी क्रियाएं, इनकी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं क्रियाओं के आधार पर ही तो उनको एनर्जी मिलेगी जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। ये जो जटिल पूरी संरचना है उसको सहारा देने के लिए ये क्रियाएं करना उनके लिए जरूरी है। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं यानी अंगक का उपयोग करती हैं। अब जैसे ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है, ठीक है, जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। ये जो मतलब कि कवरिंग वाला जो गुण है, ये जो है यूकैरियोट को प्रोकैरियोट से अलग करने का एक जो है एक एडवांस, या यूँ कहें कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर, एक स्पेशल फीचर है, ठीक है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। कुछ ऐसे अंगक हैं जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है उन्हीं के द्वारा ही देखे जा सकते हैं।
हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है अंतर्द्रवी जालिका। अब यहाँ पे कुछ जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में बात की गई है। जैसे अंतर्द्रवी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट कोशिकांग हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिकांगों के महत्वपूर्ण उदाहरण है जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट काम तो इन्हीं सबका होता है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्द्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब यही है। अंतर्द्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। अगर देखें तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये झिल्ली युक्त इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। पहले तो कवर रहता है, उसके अंदर जो है झिल्ली युक्त नलिकाएं होती हैं, ठीक है। और शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार शैल यानी पुटिकाओं की तरह दिखाई देती हैं। जब आप अंदर देखेंगे तो ये लंबी लंबी या फिर जो है गोल गोल सिक्कों की तरह, तो इस तरीके की पुटिकाओं की तरह ये दिखाई देंगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रचना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली की समरूप होती है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही इसका भी होता है। अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इन पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। इस वजह से ये खुरदुरे दिखाई देते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। तो राइबोसोम जो होते हैं उन्हीं में ही प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। प्रोटीन की मेन बनने की जो चेनिंग की जो प्रोसेस होती है वो यहीं पे ही होती है। और इस वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता था, ठीक है। तो ये इनका मेन काम होता है। तो उसके बाद आता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वसा अथवा लिपिड, इनका भी काम होता है सॉफ्ट वाले का। तो ये जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये वसा तथा जो लिपिड हैं इनके अणुओं के बनाने में ही सहायता करती हैं। ये कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि कुछ प्रोटीन और वसा जो होती हैं वो कोशिका झिल्ली जो होती है इसको बनाने में सहायता करते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है वो झिल्ली जीवात जनन कहलाती है। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूप से दिखाई देती है परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जंतु कोशिका पूरी दिखाई गई है। इसमें ये जो है वो केंद्रक है, अंदर वाला केंद्र की ये झिल्ली, जो ये केंद्र की जो सेल वॉल है वो ये दिखाई गई है, ठीक है। चिकनी अंतर्द्रवी जो जालिकाएं हैं सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इस तरीके का है। गोल्जी उपकरण का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए किस तरीके का होता है। और यहाँ पे एक तारा केंद्र होता है। तारा केंद्र का काम जो होता है वो जब सेल डिवीजन होता है तब इसका मेन काम होता है। इसके बाद होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहरी लेयर जो है। लाइसोसोम ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। राइबोसोम ये छोटे छोटे आपको जो है छोटे छोटे दाने के रूप में दिख रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला स्ट्रक्चर होता है। खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका आप देखिए जिसमें राइबोसोम चिपके हुए हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस से निकलते हुए दिख रही हैं। उसके बाद है ये कोशिका द्रव, जो खाली वाला स्थान है वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो ये हो गई जंतु कोशिका। अब इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, अब इसका कार्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रकों के मध्य पदार्थों यानी मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका के रूप में, एक नली के रूप में कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य भी करती हैं। तो कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य भी करती हैं। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें जो है जैसे कि इसमें चैप्टर दिखाया गया है उसमें देखेंगे कि अतिरिक्त यकृत जो होता है, इसका लिवर जो होता है, उनकी कोशिकाओं में सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी आप ये समझिए कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, एक जो कशेरुकी जीव जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, उनकी जो यकृत, उनकी लिवर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निराविषीकरण करने के लिए इनका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है गोल्जी उपकरण। गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, तो पहले तो ये देख लें कि गोल्जी उपकरण की खोज किसने की। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी की खोज की, गोल्जी बॉडी की।
तो ये जो है झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती हैं, जिन्हें आपने जो है चित्र ऊपर देखा था उसमें भी आपने देखा था, नीचे एक बार और आएगा, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। तो इन झिल्लियों का जो संपर्क होता है, ये जो कोशिकाएं होती हैं इनका जो संपर्क होता है, हर कोई एक दूसरे से अटैच होता है, तो इनका जो संपर्क होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से होता है, और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को ये बनाती हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो गोल्जी उपकरण है वो कौन सा है। तो ये देखिए, ये है गोल्जी उपकरण। ठीक है, तो ये थी पादप कोशिका। पादप कोशिका सब कुछ वैसे ही रहता है, बस इसमें कुछ चीज़ें जो चेंज रहती हैं वो आप देख लीजिए। इसमें जो रहता है, इसमें आपको प्लास्टेड देखने को मिलेंगे एक तो, ठीक है, और सब आप यहाँ पे, और ये जो सेल वॉल है, मेनली जो सेल वॉल है वो आप देख लीजिए, ये हरित लवक इसमें होते हैं एक्स्ट्रा, बाकी सब वैसे ही रहता है, और सेल वॉल होती है बाहरी, जो ये लेयर दिख रही है, ठीक है, ये होती है। बाकी सब तो आपने जो एनिमल में देखा वही इसमें भी होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो पदार्थ बनते हैं उनको गोल्जी उपकरण में पैक कर दिए। ये एक पैकिंग का जो है यहाँ पे काम करने का काम करता है, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपस्थित जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, उसके बाद ये यहाँ से भेजने का काम करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी जो अपैरेटस है उसका जो है निर्माण हो रहा है। फिर ये जो मटेरियल बना रहे हैं वो गोल्जी अपैरेटस में पैक होकर के जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भेज दिया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रोसेस है इनकी। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद होना। तो यहाँ पे देखिए, जो पुटिका तैयार हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी इस काम में, कि जो जो भी पदार्थ बन रहे हैं उनको इकट्ठा करके रखा जाएगा, फिर उनका रूपांतरण होगा, उसके बाद उसको बंद करके मतलब कि भेज दिया जाएगा। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसी जो है सिचुएशन होती है जिसमें गोल्जी अपैरेटस जो होता है उसमें जो सामान्य शक्कर होती है, नॉर्मल जो शुगर होती है, उससे और भी ज़्यादा जटिल शुगर बनने का भी काम यहाँ पे होता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम आपने देखा था, एक छोटा सा गोल जैसा स्ट्रक्चर था, तो ये गोल्जी अपैरेटस से ही बनता है। तो कह सकते हैं कि कुछ पोर्शन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उससे जो है गोल्जी अपैरेटस का निर्माण हो रहा है, गोल्जी अपैरेटस के कुछ जो पोर्शन होता है उससे लाइसोसोम बना है। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है लाइसोसोम। तो संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। ये भी लाइसोसोम जो होती है ये भी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है काम है लाइसोसोम का वो है इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो लाइसोसोम में ही पाए जाते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइमों को बनाने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने सारे काम है, एक तो प्रोटीन संश्लेषण में भी काम कर रहा है, दूसरा एंजाइम्स को बनाने का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। कोशिका का जो अपशिष्ट है, आप देखेंगे कि कोशिका में भी, अब जाहिर सी बात है, जो गंदगी निकल रही है बॉडी से, तो वो जब जो मूलभूत इकाई है वहीं से ही तो स्टार्टिंग हुई होगी, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सेल से निकलता है। तो जो सेल से निकल रहा होता है तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने का, उसको सेल से बाहर निकालने का काम ये करता है। ये बाहरी पदार्थ एक कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचन, ये क्या करता है, कोशिका के जो अंग होते हैं उनके जो टूटे फूटे भाग होते हैं उनको ये उसको पाचित कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, और कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले जो बाहरी पदार्थ होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, भोजन तथा पुराने अंगक, जो पुराने इसके अंग होंगे लाइसोसोम के, इन सब को ये डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये सब जो टूटे फूटे पदार्थ थे वो सब किसमें, लाइसोसोम के अंदर चले जाते हैं, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोशिकी में जो कोशिका में होने वाले जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको हम चयापचय कहते हैं। ठीक है, तो कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त, मतलब उसमें अगर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके की कोई जो है गड़बड़ी हो जाती है तो उससे होता है कि जो कोशिका जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, मर जाती है, और लाइसोसोम जो होते हैं वो फट जाते हैं, और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचक, जब लाइसोसोम फट गए तो उसमें से एंजाइम बाहर निकल आएगा और वो अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं, डाइजेस्ट करने लगते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो ये ऐसे पूछा जाता है कि जो सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, आत्मघाती जो थैली है वो किसे कहते हैं, तो वो लाइसोसोम को कहते हैं। अब यहाँ पे जो कैमिलो गोल्जी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था।
उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय में मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मैटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र के से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एबिया टेग्रोसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पद ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल की किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। ठीक है, तो अस्पताल का जो किचन था उसमें तंत्रिका तंत्र जो है उस पर जो है इन्होंने सबसे पहली खोज की और उन्होंने एक इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया। अस्पताल का जो किचन था उसी को उन्होंने एक प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। मेनली जो उनको स्टेन करने की जो विधि थी वो इन्होंने जो है खोजी। इस विधि को ही ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये ब्लैक रिएक्शन होता क्या है, तो आप ये जानेंगे कि जो है तंत्रिका कोशिका जो होती है, ठीक है, उसकी जो संरचनाएं होती हैं उनको जो स्टेन कर दिया जाता है वही जो विधि होती है इसको हम ब्लैक रिएक्शन कहते हैं, जो कि कैमिलो गॉल्जी जो है इन्होंने ही इसकी खोज की थी। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषता ये कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गॉल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सेंटियागो रेमोनी कचाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब मिला इनको नोबेल पुरस्कार? 1906 में। तो ये था जो है कैमिलो गॉल्जी के बारे में। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ समझ लीजिए आविष्कार में ही जो है इन्होंने बिताई और फिर हम लोग के पास जो अभी जानकारी है वो इनकी कड़ी मेहनत है। ठीक है, अब आगे हम जो एक और सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है और रसोई भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। अभी तक ये कहा जाता था माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का जो है रसोई घर है। अब एक और टर्म यूज हो गया है कि इसे बिजली घर भी, पावर हाउस, वही बात है, पावर हाउस मेनली जो है इंग्लिश में पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिजली घर है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है इसकी और भीतरी झिल्ली, इसमें दो लेयर डबल लेयर्ड होती है। ये जो सेल होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, डबल लेयर्ड होता है। बाहरी झिल्ली जो होती है वो छिद्रित होती है, भीतरी जो झिल्ली होती है वो बहुत अधिक वलित होती है, यानी कि अंदर कुंडलित हो जाती है। अंदर की जो झिल्ली होती है ये वलय अंदर की उंगली जैसी संरचना है, ये जो अंदर वाली जो झिल्ली होती है वो बनाती है। तो ये जो वलय होते हैं वो एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना खुद का डीएनए होता है। डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें खुद के डीएनए और राइबोसोम। एक और आप सेल ऑर्गेनेल जो है देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि उसमें भी ऐसी ही कुछ स्थिति होती है। तो इस वजह से आता माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो अपना कुछ प्रोटीन जो है वो ये खुद भी बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सेल ऑर्गेनेल है वो है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है लवक जिसे कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीन प्लास्टिड होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, पहले क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, यानी क्रोमोप्लास्ट के ही अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट आते हैं। तो हम अगर ये कहें कि नहीं प्लास्टिड भाई 3 प्रकार के होते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है। अब उसमें ग्रीन भी तो एक कलर है, तो इसलिए जो क्लोरोफिल होता है वो वर्णक जिसमें पाया जाता है वो प्लास्टिड जो होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है, जो कि क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत ही आएगा। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पीले और नारंगी रंग के वर्णक भी उपस्थित होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी होता है, यानी ग्रीन कलर के वर्णक भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा भी जो पीले या नारंगी या अदर जितने भी कलर के वर्णक होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आता है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें ये एक ऐसा जो है अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से देखा जाए कि ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बहुत क्वेश्चन होता है कि ये किस तरीके का अंगक है। ये अपने अंदर स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों को इकट्ठा करता है।
क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। ठीक है, ये जो झिल्ली वाली जो परतें होती हैं वो किसमें होती हैं? स्ट्रोमा में, जो वहाँ अंदर का जो पदार्थ होता है उसमें उपस्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड भी अपना डीएनए और राइबोसोम रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि दो ऐसे जो सेल ऑर्गेनेल थे जो अपना खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम रखते हैं। अब नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो है वो है रसधानियाँ, जिन्हें हम वैक्यूल्स बोलते हैं। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। इनमें ठोस और तरल सभी जो है दोनों ही तरीके के जो है पदार्थ इसमें संग्रहण उनका होता है, इकट्ठा रहते हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी छोटी होती हैं, जबकि ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जंतु और पादप कोशिकाओं का, कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें जो वैक्यूल्स होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानी बहुत बड़ी होती है, संख्या कम होती है और रसधानी बहुत बड़ी होती है पादप कोशिकाओं में। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानियों की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। ठीक है, केंद्रीय रसधानी का अगर माप देखा जाए तो कोशिका का पूरा जो आयतन होता है वो जो है 50 से 90%। किसकी बात की जा रही है? पौधों की बात की जा रही है। जंतु में जबकि जो है ये जो वैक्यूल्स होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव भरा होता है, सेल साइटोप्लाज्म भरा होता है, और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। यही जो है वैक्यूल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? कोशिकाओं को स्फीति और उनको जो मेन उनका जो स्ट्रक्चर जो सॉलिड बना रहता है ना, वो इन्हीं का ही काम होता है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये जैसे कि ये हो सकते हैं अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन। एक कोशिकीय जीवों जैसे कि अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे कि अमीबा, उनकी खाद्य रसधानी जो होती है उनमें जो रसधानियाँ पाई जाती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, जिनमें वो भोजन को इकट्ठे जो है रखते हैं, उनके द्वारा उपभोग में लाए जाते हैं ये खाद्य पदार्थ। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि जो अमीबा होता है, अमीबा की जो रसधानियां होती हैं वही जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मतलब कहने का है कि अमीबा में पाई जाने वाली जो वैक्यूल्स होती हैं वही एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं, वही डाइजेशन का भी काम करते हैं। भोजन को ग्रहण करने का, भोजन को अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी रसधानियों का ही होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ जीव हैं, उनके बारे में हो गया। अब प्रश्न जो है वो उन्हें देख लीजिए कि क्या आप ऐसे दो अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें आप आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो अभी आपने देखा क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड होते हैं वो, और माइटोकॉन्ड्रिया। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हुआ हो तो वो क्या कहलाएंगे? तो क्या होगा, मतलब कि अगर कोशिका का जो संगठन है वो अगर किसी वजह से नष्ट हो गया तो ऐसी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं कहलाएंगी। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कोशिका के अंदर प्रोटीन तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम पाए जा रहे थे वहीं पे ही होता है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनकी अपनी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य करने जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तथा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण ही संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है और ये जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। तो आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप समझ सकते हैं कि कोशिका के बारे में जो बोला जाता है ना, एक डिफिनेशन, कि ये एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई, यानी जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? सेल को कहते हैं, क्योंकि मेन सारी चीज़ें तो इसी में ही हो रही हैं। अब आता है सेल डिवीज़न। ये एक मतलब कि जो एक कोशिकीय जीव से जो बहुकोशिकीय जीव जो बन रहा है उसकी शुरुआत भी एक ही कोशिका से हुई होगी ना। तो ये एक से बहुकोशिकीय जीव बनने की जो प्रोसेस है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है कोशिका विभाजन। तो उसे हम देख लेते हैं। जीवधारियों में वृद्धि, सेल डिवीजन में देखिए, जीवधारियों में वृद्धि होती जो हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। जो वृद्धि होती है तो उसके लिए नई कोशिकाएं बनती हैं जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। यानी कि जो पुरानी और मृत कोशिकाएं, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो होती हैं उनका प्रतिस्थापन, उनको हटा दिया जाता है, और जो प्रजनन हेतु फिर जो युग्मक बनते हैं, जो प्रजनन होता है उसके द्वारा युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। तो आप ये समझिए कि सेल डिवीजन होता क्या है, नई कोशिकाएं जो होती हैं इनको बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही हम कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। तो आप यहाँ ये समझिए कि एक जो है माइटोसिस होती है, सूत्री विभाजन, और एक अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहते हैं। ये दो प्रोसेस होती है कोशिका विभाजन की।
कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित हो जाती हैं उसे, यानी अधिक जो कोशिकाएं जो वृद्धि हेतु विभाजित हो जाती हैं वो सूत्री विभाजन माइटोसिस कहलाते हैं। आप यहाँ देखिए कि जैसे ये मात्र कोशिकाएं, ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की आप संख्या देखिए, तो मात्र कोशिका में गुणसूत्र 4 हैं, तो जो संतति कोशिकाएं हैं उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी है, 4 ही है। ठीक है, ये था समसूत्री विभाजन माइटोसिस। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर के दो समरूप जो एक ही मतलब कि दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो गुणसूत्र थे मात्र कोशिका में डबल थे, डबल स्ट्रक्चर उनका दिख रहा था। ठीक है, संतति कोशिका में नंबर उतने ही हैं, बस वो क्या हो गए, सिंगल थ्रेड हो गए। ठीक है, तो ये जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। तो ऊतकों की मरम्मत और जीवों की में वृद्धि कमी नहीं काम करती हैं। अब जंतुओं और पौधों में प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर के युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। मतलब जंतुओं में ये कैसे होता है, जंतु हों या पौधे हों, उनमें प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं, प्रजनन अंग हों या फिर ऊतक हों, उनकी विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर के युग्मक बनाती हैं। जो जाइगोट होते हैं वो बनाती हैं, जो मतलब कि यहाँ पे मेनली जो है युग्मक जो बन रहे थे, ठीक है, तो उनका ये काम क्या करती हैं, ये जो सेल होती हैं वही विभाजित होकर के युग्मक बनाती हैं जो कि निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद संतति निर्माण करती हैं। ठीक है, तो न्यूबॉर्न जो सेल या न्यूबॉर्न बेबी कह सकते हैं, उसका निर्माण ये निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। अब एक अलग प्रकार का भी विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। अर्धसूत्रण मियोसिस हो जाएगी। इसमें 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं, क्योंकि इसमें 2 तरीके के विभाजन होते हैं। इसमें माइटोसिस पहले होगी, उसके बाद फिर मियोसिस हो जाएगी। तो देखिए, नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। नई कोशिकाओं में क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो जाती है? तो यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस दिखाई गई है। देखिए, ये मात्र कोशिकाएं हैं, इनमें आप देखेंगे कि जो मियोसिस की प्रोसेस होती है इसमें 2 बार डिवीजन होता है, तभी एक सेल से, एक मात्र कोशिका से 4 सेल्स बनती हैं। ठीक है, मियोसिस वाले में। तो इसमें देखिए मात्र कोशिका यहाँ पे कितने इसमें दिख रहे हैं, 4 क्रोमोसोम्स के जोड़े दिख रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे हुआ पहली बार, पहली जब इसकी जो है स्टेज हुई तो इसमें क्या हुआ मियोसिस की, तो इसमें 2 जो संतति बनी उनमें 2 जोड़े जो है गए क्रोमोसोम्स के। ठीक है, दोबारा बार जब अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ तो यही 2 जोड़े ब्रेक होकर के 4 संतति कोशिकाएं बना लिए। ठीक है, एक एक सब में चला गया। तो ये थी ये संतति कोशिकाएं, यानी कि आप यहाँ पे जो सेल डिवीजन में जो 2 प्रोसेस पड़ी, माइटोसिस और मियोसिस की। माइटोसिस जिसमें जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसमें मात्र कोशिका, सिंपल इसका बस यही एक सिंपल सा मेथड होता है कि माइटोसिस में मात्र कोशिका से 2 सेल्स बनती हैं, 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। और जो है मियोसिस प्रोसेस जो होती है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, इसमें 2 बार ये विभाजन होता है। इसमें मात्र कोशिका से 4 जो है संतति कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो पूरा सेल था, सेल कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब सेल की खोज किसने इसमें शामिल हुए, कैसे कैसे क्या हुआ, उसके बाद सेल के अंदर पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर था, उसके बाद फाइनली एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव कैसे बनता है, यहाँ तक कि हम लोग ने पूरा जो सफ़र था वो तय किया। ठीक है, तो ये जो अगर इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, हालांकि इसका जो है अलग से सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।